हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्रिपलेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम किसी भी बीम का एनालिसिस करते हैं। किसी बीम का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सभी एसएससी जेईएन या असिस्टेंट इंजीनियर या यूपीएससी एग्जाम इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बीटेक में जो अपना रिटर्न एग्जाम लगता है उसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। चलो हम इन पर डिस्कस करते हैं किस तरह से हम बीम का एनालिसिस किया करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन ब्लॉक डायग्राम। तो हम बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं जो B इंटू डी है। डी इसकी कैपिटल डी डेप्थ ऑफ बीम, दिस कैपिटल डी इज टोटल ओवरऑल डेप्थ एंड स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ और एंड B is the width of beam and you can see there are 3 bars, reinforcement bars in bottom which is shown by green color. ओके ये 3 बार है ग्रीन कलर से बॉटम में लगे हुए हैं। इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होगा वो होगा न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जिसे हम बोलेंगे। और इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ में क्या अंतर है? इफेक्टिव डेप्थ जो होती है अपनी ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को जब हम घटा देते हैं तब हमारी ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ आती है। ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को घटा दिया जाता है तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ आती है। अब चलो हम बात करते हैं स्ट्रेन डायग्राम पे। ये है स्ट्रेन डायग्राम, ये है स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है वो 0.0035 तक ही पहुंच सकता है। 0.0035 पर कंक्रीट ब्रेक हो जाता है और 0.002 इसके बाद में इसका जो बिहेवियर होता है वो लीनियर होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है 0.002 के बाद। तो हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम में। स्ट्रेस डायग्राम में जो डिजाइन स्ट्रेस होता है, कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस होता है वो होता है 0.45 FCK। ये डिजाइंड है। नॉर्मली हम क्यूब के लिए जो अल्टीमेट लेते हैं वो होता है अपना FCK स्ट्रेंथ, और यदि हम किसी स्ट्रक्चर में लेते हैं इसको तो हम 0.67 FCK लेते हैं, 0.67 FCK। और यदि हम उसके डिजाइन करते हैं तो उसमें हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भी डिवाइड करते हैं जिससे हमारा 0.45 FCK आता है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ 0.002 स्ट्रेंथ पर इसके बाद यहाँ तक इसके बाद ये लीनियर बिहेवियर शो करता है स्ट्रेस, और यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोलिक रहता है। तो अब इस पैराबोलिक और जो अपना 0.45 FCK वाला लीनियर पार्ट है, इन दोनों को जो फाइनल फोर्स निकालेंगे तो 0.36 FCK इंटू B, इसमें B और होता है 0.36 FCK भी आता है जो कि कंक्रीट में लगने वाला कंप्रेसिव फोर्स है। और स्टील में जो भी अपना टेंशन फोर्स होता है वो शो होता है 0.87 FIAST के द्वारा। ये जो भी हमारे 3 रेनफोर्समेंट लगाए हैं इनमें हमारा जो भी टेंशन फोर्स आएगा वो 0.87 FIAST होगा, और कंक्रीट में जो भी कंप्रेशन फोर्स आ रहा है वो 0.36 FCK आ रहा है। तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये हमारा ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम है, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ क्या होती है। जहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पास होता है वो अपनी टॉप सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि इसमें अपने को दिखा हुआ है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि XU यहाँ टॉप सरफेस से यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये है अपनी XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग को निकालते कैसे हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल OAB और OCD इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 0.0035 अपन XU लिमिटिंग ये आ गया 0.0035, तो ये है XU लिमिटिंग ये जो होगा इक्वल होगा 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES, ये डिवाइड बाई दिस लेंथ। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी D माइनस XU लिमिटिंग। ये ओवरऑल D है अपना, ये D है, तो ये जो लेंथ होगी D माइनस XU लिमिटिंग ये होगी। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से हमारा ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। अब यहाँ से सॉल्व करने पर हमारा ये फॉर्मूला अपना आ रहा है। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है XU लिमिटिंग अपॉन D निकालते हैं इससे हम। XU लिमिटिंग अपॉन D का फॉर्मूला जो ओवरऑल फॉर्मूला अपना आ रहा है वो आ रहा है ये। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, लाइक SSC एग्जाम्स जो भी हैं उनमें ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन भी बनता है कि अपना जो XU लिमिटिंग होता है वो किस पर डिपेंड होता है। पहला, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या स्टील की स्ट्रेंथ या दोनों की या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है इसमें ओनली FY है, मतलब ये ओनली स्टील की स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है, न कि कंक्रीट की। यदि इसमें FCK और कहीं होता तो इसमें आंसर कंक्रीट भी होता, लेकिन FCK इसमें नहीं है, ओनली FY है। तो ये ओनली कंक्रीट, ओनली रेनफोर्समेंट की जो भी स्ट्रेंथ होती है स्टील की स्ट्रेंथ उस पर ही डिपेंड करता है। तो अपना आंसर इससे
स्टील होगा। ये फॉर्मूला है अपना एक्सियल लिमिटिंग का, जिससे हमने एक्सियल लिमिटिंग निकाला है। तो ये अपना जो माइल्ड स्टील होता है 250 FY, जिसकी 250 होती है, FE 250, उसके लिए 0.53 लेते हैं एक्सियल लिमिटिंग हमेशा। ये फिक्स्ड है, ऑलवेज हम यही लेते हैं। जो FI 415 होती है अपनी HYST बार, और ये भी HYST बार है, इन दोनों के लिए 0.48D एंड 0.46D लेते हैं। अब हम दोबारा से बात करते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम की। स्ट्रेस डायग्राम, इसमें हमने क्या किया है कि हमारा जो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB और XOY, ये हो गया अपना XOY, ये हो गया बड़ा वाला OAB। इन दोनों में अपन देखेंगे तो AB अपन AO जो होगा, ये AB अपन AO जो होगा, ये अपना इक्वल होगा XY अपन OX के। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया ये पॉइंट ऊपर वाला 0.0035 होता है, ये इस जगह 0.002 होता है। तो इससे कैलकुलेशन करके हमने X2 और X1 की जो भी वैल्यू है वो निकाली है। X2 आया है अपना, X2 है अपना यहाँ जहाँ तक ये पैराबोलिक तक बिहेव करता है, ये पैराबोलिक तक जहाँ तक बिहेव करता है ये है X2, और इसके बाद जो लीनियर बिहेव रहता है स्ट्रेस का वो है X1। ठीक है, X1 के कारण हमने फोर्स जो भी मान लिया कंक्रीट में, कंप्रेसिव फोर्स जो भी है X1, इसके कारण, इस ब्लॉक के कारण जो भी फोर्स है अपना वो हमने मान लिया C1, और जो भी पैराबोलिक वाला पार्ट है इसके द्वारा जो भी कंक्रीट में लग रहा है फोर्स वो हमने मान लिया C2। C1 की वैल्यू 0.45 FC के B इंटू X1 होगी। B इसकी विड्थ है बीम की, तो B इंटू X1 क्या हो गया, ये हो गया एरिया, ये एरिया हो गया अपने क्रॉस सेक्शन का। तो FC के ये हो गया अपना स्ट्रेस, जो भी अपन F स्ट्रेस से शो करते हैं, तो C1 क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स। तो C1 फोर्स निकल गया, C2 फोर्स अपना निकल गया 2/3 पैराबोला के हिसाब से। अब इन दोनों के कारण जो भी फोर्स लगेगा ऐड करके, C1 प्लस C2 को ऐड करके जो फोर्स आ रहा है अपना वो आएगा 0.36 FC के VXU। ये जो भी फोर्स लगता है अपना हमेशा कहाँ लगता है, मान लो हमारे यहाँ पे C फोर्स लग रहा है कैपिटल C, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस अपनी 0.42 होती है हमेशा, 0.42 XU, 0.42 टाइम्स ऑफ XU पर हमेशा इनका रिजल्टेंट फोर्स जो कि 0.36 FC के VXU है वो वर्क करता है। अब अपना टेंशन फोर्स जो था स्टील में वो अपना ये है 0.87 FY/ST, जो कि नीचे रेनफोर्समेंट में लग रहा था। कंप्रेशन फोर्स अपना आ गया 0.36 FC के VXU। जब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हम यहाँ से XU की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अपना एक्चुअल डेप्थ ऑफ XU, एक्चुअल डेप्थ है हमारा न्यूट्रल एक्सिस की, जिसका फॉर्मूला है 0.87 FI/ST अपन 0.36 FC के B। ठीक है, यहाँ से हम एक्चुअल डेप्थ निकालते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप होगी हमारी लिमिटिंग डेप्थ निकालना, एक्स लिमिटिंग, उसके बाद होगी एक्चुअल डेप्थ निकालना न्यूट्रल एक्सिस की, जो कि XU हो गई। और थर्ड जो स्टेप लिखते हैं हम कभी भी जब एनालिसिस करते हैं उसमें थर्ड स्टेप लिखेंगे हम टाइप ऑफ सेक्शन, किस टाइप का हमारा सेक्शन है। तो ये अपने स्ट्रेन डायग्राम है। इन स्ट्रेन डायग्राम को एक बार देखें। जो फर्स्ट वाला स्ट्रेन डायग्राम है, फर्स्ट वाला जो भी स्ट्रेन डायग्राम है ये है हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ये है बैलेंस्ड सेक्शन और ये है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है अपना जो भी बैलेंस सेक्शन का यहाँ पे होता है न्यूट्रल एक्सिस मिडिल में एकदम सेंटर पे, न्यूट्रल एक्सिस मतलब XU लिमिटिंग। तो इसमें जो XU होता है वो XU लिमिटिंग से कम रह जाता है, XU लेस देन हो जाता है XU लिमिटिंग से, तो वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। इस सेक्शन में क्या होता है, मेनली कंक्रीट अपनी क्या होती है पहले फेल हो जाती है। चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। जबकि बैलेंस सेक्शन होता है, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि अपना XU जो होता है वो XU लिमिटिंग के बराबर होता है। XU और XU लिमिटिंग एक ही जगह होते हैं, तो उसे बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। तीसरी चीज अपनी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम मेनली कभी डिजाइन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है XU जो होता है XU लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाता है। चलो बात करते हैं सबसे पहले अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। जब भी स्टील में, जब भी किसी बीम का जो सेक्शन है उसमें क्या होता है कि स्टील जो होता है वो अपना यील्ड स्ट्रेन को पहले ही अचीव कर लेता है। जो अपनी कंक्रीट है उसके फेल होने से पहले यदि स्टील अपना यील्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर लेता है फेलियर के को, जहाँ पे बेंडिंग शुरू होती है उस पॉइंट को यदि हमारे स्टील बार्स जो है नीचे वाले उन्होंने पहले ही अचीव कर लिया तो फेलियर हमेशा स्टील में होगा, कंक्रीट में नहीं होगा। और जो स्टील में फेलियर होगा वो अपना हमेशा डक्टाइल फेलियर होता है। स्टील फेलियर डक्टाइल रहता है, तो डक्टाइल फेलियर के कारण हमें पहले ही अपना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बीम फेल होने वाला है। तो इस तरह के सेक्शन को हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ
एंड ड्यू टू दिस फेल्यूर इज ऑब्जर्व फ्रॉम टेंशन एंड इट इज डक्टाइल इन नेचर। टेंशन का जो जोन है वो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला कंप्रेशन जोन होता है, ये टेंशन जोन होता है। तो इसमें फेल्यूर जो होता है हमेशा टेंशन जोन में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, इसमें दोनों जो होते हैं अपना कंक्रीट और स्टील, नीचे होता है स्टील और ऊपर होता है कंक्रीट, तो दोनों में जो अपना मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो मैक्सिमम फेल्यूर स्ट्रेन जो होता है और यील्डिंग दोनों में साइमल्टेनियसली होती है। इस सेक्शन को हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, OR सेक्शन बोले शॉर्ट में, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो कंक्रीट जो होता है वो पहले ही अपना फेल्यूर स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है। कंक्रीट अटेन्स इट्स फेल्यूर स्ट्रेंथ प्रायर टू यील्डिंग। स्टील में जो यील्डिंग स्टार्ट होती है उससे पहले ही हमारा कंक्रीट फेल हो जाता है। तो जो कंक्रीट फेल हो जाएगा तो कंक्रीट हमेशा अपना ब्रिटल फेल्योर देता है। ब्रिटल फेल्योर से अचानक से हमारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, जिसके कारण हमें बिल्डिंग के मतलब जो भी बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बिल्डिंग फेल्योर की पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अचानक से हमारी बिल्डिंग टूट जाएगी। इसलिए हम कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन ही नहीं करते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कभी नहीं बनाते हैं, हमेशा हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन में ही चलते हैं। इसमें जो फेल्योर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव जोन में होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम रह जाती है, उसके कारण कंप्रेसिव जोन जो ऊपर का होता है वहाँ उसमें इसमें फेल्योर होता है हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी फोर्थ स्टेप, जो कि है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा कंक्रीट का होता है। मतलब कि हम उसमें यदि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर में या बीम में हम रेनफोर्समेंट यदि प्रोवाइड करा ही नहीं रहे, तो वो हमें कितनी स्ट्रेंथ पहले से कंक्रीट के द्वारा दे सकती है, वो होती है हमारी मोमेंट। मतलब कितना मोमेंट हमारे लिए दे सकता है कंक्रीट, वो होता है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जो कि कंक्रीट हमें बिना रेनफोर्समेंट के प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम लिमिटिंग बोलते हैं, MU लिमिटिंग। ये हमेशा अपने FC के पर डिपेंड करती है, FY से इसका कोई मतलब नहीं होता है। FC के और अपने क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है MU लिमिटिंग। यदि हम बात करते हैं MU लिमिटिंग निकालते कैसे हैं, तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.36 FC की BXU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग से देख रहे हैं MU लिमिटिंग निकालना है, तो इसमें क्या होता है, C जो लग रहा है अपना, ये C फोर्स, ये इंटू ये T फोर्स, तो दोनों जोन से हम निकाल सकते हैं, कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन। तो कंप्रेशन जोन से हम निकालेंगे तो C इंटू लीवर आर्म कर सकते हैं, तो C तो अपना आ गया 0.36 FC के BXU। लीवर आर्म जो हुई अपनी, लीवर आर्म इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि ये डिस्टेंस अपनी होती है 0.42 XU, जो मैंने पहले बताया। जब इस पूरी D डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस है D, इस D में से यदि हम 0.42 XU को घटा देंगे, यदि इस D डिस्टेंस में से हम 0.42 XU को घटा देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस लीवर आर्म बच जाएगी। तो मोमेंट जो आया अल्टीमेट वो आया 0.36 FC के BXU इंटू D माइनस 0.42 XU यूनिट, ये लीवर आर्म। अब हम निकालते हैं FCK की अलग अलग वैल्यू रखी, ये जो अपना FCK है, FCK इसकी अलग अलग वैल्यू रख के हम निकालते हैं। देखो माइल्ड स्टील के लिए FCK जो होगा 250 हो जाएगा, 250 रख दिया, और XU लिमिटिंग भी रख दिया माइल्ड स्टील के लिए। XU लिमिटिंग सॉरी माइल्ड स्टील के लिए जो होगा अपना FE होता है FE 250, FE 250 जो है ना 0.53D हो जाएगा। XU लिमिटिंग माइल्ड स्टील के लिए FE 250 के लिए, तो 0.53D हमने जो इसमें वैल्यू रखी XU लिमिटिंग की, तो अपना आंसर MU लिमिटिंग जो आया वो आया 0.148 FC के VD स्क्वायर FE 250 के लिए, जो माइल्ड स्टील है। FI ये अपना FE 415 के लिए निकालें तो 0.138 FC के VD स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह HYST 500 वाली के लिए 0.133। ये आपको याद करने हैं, कभी फॉर्मूले MCQ क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं हम। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, ये भी हमारा दोनों साइड से निकाला। अल्टीमेट मोमेंट तो हम फिक्स रहता है अपना, अल्टीमेट एक स्ट्रक्चर के लिए वही आना है, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जिसके लिए उस पर जो जितना मोमेंट लग रहा है या फिर जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है अपना MORC। मतलब यदि कंप्रेशन जोन से निकालें या फिर टेंशन जोन से निकालें, दोनों में किसी से भी निकालेंगे सेम आएगा। तो हम लीवर आर्म हमें पता है हमारी D माइनस 0.42 XU हो गई, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। अपने को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU। ये जो सेम फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे यूज लिया है, वही सेम फॉर्मूला यूज होता है इसमें भी। जैसे ये फोर्स हो गया कंप्रेशन फोर्स और ये लीवर आर्म हो गई। अब उसमें क्या होता है कि उसमें हमें लिमिटिंग मोमेंट निकालना था, तो वहाँ XU की जगह हमने XU लिमिटिंग रखा। यहाँ पे हम XU ही रखेंगे, XU लिमिटिंग नहीं रखेंगे। तो XU की जो वैल्यू आएगी उससे हमारा MORC निकल जाएगा, कितना हमारा डिजाइन मोमेंट है उसका, जो भी स्ट्रक्चर है।
अब यदि हम शॉर्ट में स्टेप्स देखें तो क्या क्या स्टेप्स लिखते हैं हम, फिर से एक बार रिपीट है। सबसे पहली स्टेप होती है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ, जो कि हमने किया है, जो कि फिक्स रहता है हमारा। लिमिटिंग डेप्थ एक्स यू लिमिटिंग निकालना, और फिक्स है माइल्ड स्टील के लिए 250, 250 के लिए 0.53 डी, और फॉर एफ ई 415 के लिए 0.48 डी, एफ ई 500 के लिए 0.46 डी। ये ऑलरेडी फिक्स है एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप हमारी यही है। उसके बाद सेकंड स्टेप की बात करें तो एक्चुअल डेप्थ निकालना न्यूट्रल एक्सिस की। एक्चुअल डेप्थ के लिए हमारा फॉर्मूला हमें पता है 0.87 एफ आई एस टी अपन 0.36 एफ सी के वी। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारी कौन सी आती है, टाइप ऑफ सेक्शन, किस तरीके का हमारा सेक्शन है। अब हमारा एक्स यू निकाली हमने, एक्स यू लिमिटिंग निकाली, दोनों चीज निकाली, दोनों को कंपेयर करके कि एक्स यू यदि लेस देन एक्स यू लिमिटिंग से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, यदि बराबर है तो बैलेंस सेक्शन, और ग्रेटर देन है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारी अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना। ये वैल्यू फिक्स है, इनमें अपन एफ सी के वैल्यू के लिए हम 250 के लिए निकाल सकते हैं, 415 के लिए निकाल सकते हैं, और 500 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कंप्रेशन जोन से यदि हमें निकालना है तो 0.36 एफ सी के पी एक्स यू इंटू लीवर आर्म, और यदि टेंशन जोन से निकालना है तो 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू लीवर आर्म। ये जो भी अपना सिंगली रेनफोर्स कब देते हैं, जब हमारा जो सेक्शन आया टाइप ऑफ सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन आता है। अब यदि हमारा मान लो सेक्शन आया है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसके लिए अलग से डबली रेनफोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। सिंगली रेनफोर्स में काम नहीं चलता है। जब हमारा एम यू लिमिटिंग कम आ गया एक्स यू एम यू से, तब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है उसके लिए हम बार प्रोवाइड करते हैं। तो एक्स्ट्रा मूवमेंट के लिए हम जितना नीचे बार प्रोवाइड करते हैं उतनी हमें कंप्रेशन में भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वरना वो कंप्रेशन में पहले फेल हो जाएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ानी पड़ेगी टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो इसके लिए हम अलग से डिजाइन करेंगे डबली रेनफोर्स बीम। तो इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं किस तरह से डबली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस किया जाता है। ये डबली रेनफोर्स बीम है, इसमें क्या है, ऊपर भी हमने 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हुए हैं। बैलेंस सेक्शन जो है, बैलेंस सेक्शन क्या है, कंक्रीट, ऊपर कंक्रीट है, नीचे स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, ये हमारा बैलेंस सेक्शन है। लेकिन ये जो है हमारा डबली रेनफोर्स सेक्शन है। अब इसमें इसका बिहेवियर कैसे अपन समझते हैं, कैसे बिहेवियर शो करता है। इसमें सी फोर्स लग रहा है ऊपर। सी फोर्स तो आ गया अपना किसके कारण, कंक्रीट के कारण। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो सी आ गई, C1। दूसरा अपना आया है एक T1 C1, उसके बाद C2 आया, सॉरी C2 जो है ऊपर जो टेंसाइल ये वाले प्रोवाइड कराए हमने, इनके कारण जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ी है वो होगी C2। अब ये कितनी हुई, C2 की वैल्यू FSC, मतलब इसका स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेस है अपना स्टील बार का स्ट्रेस इंटू ASC एरिया। तो मतलब इसमें फोर्स आ जाएगा कंप्रेशन फोर्स, उसका स्ट्रेस इंटू एरिया से कंप्रेशन फोर्स आएगी, माइनस 0.5 फोर्स FC के इंटू ASC। ये भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने जहाँ स्टील बार लगाए वहाँ से हमने कंक्रीट को निकाला है, कंक्रीट उतनी निकली है तो कंक्रीट की उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो गई, तो ये 0.45 FC के उसके लिए आपने लगा दिया। तो ये C2 फोर्स है अपना रेनफोर्समेंट में कंप्रेशन, ये है अपना कंक्रीट में कंप्रेशन, दोनों आ गए। नीचे जो भी अपना टेंशन में जो भी है, टेंशन में स्टील, उसका फोर्स तो 0.87 FI AST1, ये तो यहाँ पे हो गया बैलेंस सेक्शन के लिए, और 0.87 FI AST2 ये हो गया अपना जो भी हमने एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट टेंशन में प्रोवाइड कराया है उसके लिए D2 फोर्स। अब यदि हम लीवर आर्म की बात करें तो लीवर आर्म जो है इनके लिए तो D-0.42 XU होगी, क्योंकि हमें पता है C जो लगेगा हमारा, C जो फोर्स है अपना C1 जैसे हम कंक्रीट का ले रहे हैं, ये ऊपर से सरफेस से यहाँ से 0.42 XU डिस्टेंस पे लगता है, सरफेस से 0.42। तो लीवर आर्म अपनी ये होगी नीचे वाली LA जो लिख रही है, ये होगी 0.42 D-0.42 XU लीवर आर्म होगी। इसके बाद इसमें लीवर आर्म की बात करें, जो हमने एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसमें जो ऊपर से D डैश है अपना, D डैश बोले तो इफेक्टिव कवर, जो कि रेनफोर्समेंट से ऊपर का होता है, रेनफोर्समेंट के सेंटर से जो भी ऊपर का कवर होता है, सीमेंट होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, इफेक्टिव कवर। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है इसकी लीवर आर्म क्या हुई, D माइनस D डैश, क्योंकि D डैश को हमने ऊपर से कम कर दिया। इसकी एनालिसिस स्टेप ही देखते हैं सीधा। फर्स्ट स्टेप वही सेम जो कि अपना लिमिटिंग डेप्थ XU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है, फिक्स होते हैं। सिर्फ D अपना जो भी सेक्शन डिजाइन ले रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ वो अपन अलग अलग रखते जाएंगे तो अपनी अलग अलग वैल्यू आती जाएगी XU लिमिटिंग की। इसके बाद अपना एनालिसिस स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालते हैं यहाँ पे वहाँ पे हमने जो एक्चुअल डेप्थ निकाली वो निकाली कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स को बराबर करके, XU जो आया 0.87 FI AST अपॉन में 0.87 FI AST अपन 0.36 FC के B आया था वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, C बराबर T किया है, तो अभी C1 C2 जो हमने देखे हैं वो ऊपर का कंप्रेशन फोर्स टोटल,
दोनों के कारण एक तो अपना बैलेंस सेक्शन के लिए ऊपर से हमने थोड़ा जो मोमेंट अलग आ रहा था एक्स्ट्रा, एम यू जो ग्रेटर देन हो रहा था एम यू लिमिटिंग से, उसके लिए दोनों के लिए प्रोवाइड किया। सेम T1 T2 दोनों को इक्वल कर दिया, ये इक्वल टू ये। तो अपना एक्स यू की वैल्यू हमेशा अपनी ये आ जाएगी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग सॉरी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक्स यू निकाल लिया, एक्स यू लिमिटिंग निकाल लिया। अब क्या करते हैं, हम टाइप ऑफ सेक्शन देखते हैं किस तरीके का हमारा सेक्शन है। टाइप ऑफ सेक्शन देखा, टाइप ऑफ सेक्शन में यदि हमारा एक्स यू लिमिटिंग से कम आता है, एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, तो अंडर रेनफोर्स वही जो पुराना वाला था, बराबर आया बैलेंस सेक्शन, यदि ग्रेटर आया तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी मोमेंट निकालना, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस। तो मोमेंट जो है हम वहाँ पर अपना फोर्स इनटू लीवर आर्म करते थे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीशन में दो फोर्स है, एक तो अपन बैलेंस सेक्शन के लिए, एक अपना जो एक्स्ट्रा मोमेंट है उसके लिए, दो फोर्स हैं। तो दोनों को लीवर आर्म से गुना करके लिखेंगे। तो इसकी लीवर आर्म हमने देखी थी, ये हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी सेकंड फोर्स का ये हो गया, इसकी लीवर आर्म ये होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम पहले देख चुके हैं लीवर आर्म कैसे डी माइनस टी डैश। इसके बाद हम बात करते हैं टेंशन। टेंशन जोन से यदि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें तो 0.87 FI AST, ये लीवर आर्म इंटू सेकेंड वाले फोर्स की लीवर आर्म गुना करके मोमेंट निकाल लेते हैं। यदि आप हमारे जो भी नोट्स है इसमें जो मैंने शो किए हैं, यदि इनको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो भी नोट्स के मैंने इसमें क्रॉप करके लगाए हुए हैं, यदि इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।